साथियों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर को आयोजित रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज की गोष्ठी का विषय है स्वदेशी का अर्थशास्त्र। आज देश भर में लगातार स्वदेशी को लेकर के बातचीत चल रही है। स्वदेशी के नए नए मानक भी गढ़े जा रहे हैं। एक शब्द के कितने प्रयोग हो सकते हैं, कितने अर्थ हो सकते हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है। जितने अर्थ हम समझ पाएंगे उसी के आधार पर हम उसके अर्थशास्त्र को भी समझ पाएंगे। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए अपने विचारों को हम सभी से साझा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर बद्री विशाल त्रिपाठी जी, जो एक अर्थशास्त्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ स्वदेशी को जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है उसकी जीती जागती मिसाल भी है। तो आइए हम सब प्रोफेसर त्रिपाठी जी के विचारों को सुनते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर के अपने विचारों को हम सभी से साझा करें। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेसर त्रिपाठी सर, प्रोफेसर स्वरूप आनंदी साहब, वरिष्ठ साहित्यकार जी, आरती सिंह साहब, पांडे सर, वेरी डियर स्टूडेंट्स, एट द आउटसेट मैं प्रोफेसर त्रिपाठी सर से ये सबमिट करना चाहता हूँ कि अब वो कुछ पढ़ते पढ़ते सर कोई कंक्लूजन नहीं बन पाता। या तो ये इट मे बी बिकॉज ऑफ सीनियर एज। मैंने कई दिन इसको पढ़ने की कोशिश किया सर, लेकिन वो कुछ एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। मैंने इस बात को स्वप्निल जी से भी निवेदन किया और कुछ वो सहायक सामग्री से बोलने की कभी आदत रही नहीं, बल्कि तो मैं कहना निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कुछ कह सकता हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ विद द होप कि आपके ऑब्जर्वेशन से आई शैल एनरिच माई सेल्फ। Respected sirs, इस टॉपिक को विशेष करके तो मैं गांधी जी से ही जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तथापि जैसा स्वप्निल जी ने उल्लेख किया कि ये शब्द अब कुछ ज़्यादा चलन में है, बट आई वुड लाइक टू कोरिलेट इट with the Gandhian viewpoint, about whom गोखले जी ने 1908 में लाहौर में कांग्रेस का दिसंबर में अधिवेशन हुआ और लाहौर के 1908 के अधिवेशन में जो साउथ अफ्रीका में लड़ाई तेज हो गई थी 1906 के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव को पेश करने के पूर्व वो खड़े हुए और उन्होंने जो शब्द कहा वो 2 लाइन मुझको याद है। उन्होंने कहा, जेंटलमैन, इट इज़ वन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ माई लाइफ दैट आई नो मिस्टर गांधी इंटीमेटली एंड आई कैन टेल यू दैट such a purer, nobler,
braver and exalted spirit has never moved on this earth. ये 1908 में गोखले साहब बोले। अबाउट whom आइंस्टीन की वो लाइन है ही है कि generations to come it may be said scarce believe that such a one man with blood and flesh ever walked upon this earth. About whom Karl Buck, the great Nobel Prize laureate, कार्ल बक ने उल्लेख किया कि ये तो दूसरा ईसा मसीह फांसी पर चढ़ा दिया गया। अबाउट whom जो उनके बड़े महत्वपूर्ण बायोग्राफर थे लुइस फिशर, उन्होंने कहा कि वो तो वॉज ए विक्टोरियस लीडर, जो कि घृणा करते थे अस्त्र शस्त्र से, फिर भी विक्टोरियस रहे। जिनके बारे में वो लेख मैंने स्वराज संदेश में बहुत अच्छा छपा, उसको मैंने पूरा पढ़ा। पहले तो सुन ही रखा था कि जनरल स्मर्ट्स ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, वो बहुत अच्छा लेख छपा, वो उसको ओरिजिनल पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि भाई जो सैंडल गांधी जी ने बनाई उसको मैंने पैर डालने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतने बड़े आदमी की, जबकि जनरल स्मर्ट्स का उनका बहुत ही विरोध था। ऐसा आदमी जिसने हमको नो कहना सिखाया, ऐसा आदमी जिसके बारे में तमाम अपोजिट बातों के अतिरिक्त सारी दुनिया के कम से कम 500 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके विचार कुछ हम इसमें अपनी सहूलियत के लिए रखना चाहते हैं। सर, जो स्वदेशी इकोनॉमिक्स की टॉपिक बात होती है तो इसके माने एक दूसरा इसका पक्ष होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक साइड में और स्वदेशी इकोनॉमिक्स दूसरी साइड में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड की बात करती है और ये कहा जाता है कि सामान्य भाषा में भी कहा जाता है कि सम ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से होता क्या है कि जो हमारी कमोडिटीज़ की जो बास्केट है वो बड़ी हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। यह भी एक बात है कि इंटरडिपेंडेंस तो शाश्वत है, जो इंटरडिपेंडेंस की बात होती है वो भी उससे पूरी होती है। लेन देन चाहे वो बार्टर सिस्टम में हो चाहे मनी के टर्म में हो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। ओनली रॉबिन्सन क्रूसो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, बाकी को दूसरे पर निर्भर करना पड़ेगा। जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाता है और वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो हम अपने पड़ोसी पर या अपने रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो इस बात पर जोर देती है कि इंटरनेशनल ट्रेड से एक तो बास्केट बड़ा हो जाएगा, डाइवर्सिफाई होगा। बाद में यूरोपियन इकोनॉमिस्ट ने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि इंटरनेशनल ट्रेड से टोटल जीडीपी भी बढ़ जाएगा और दोनों मुल्कों को प्रॉफिट होगा। यानी ट्रेड में जो मुल्क भाग ले रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा, जिसको एडम स्मिथ साहब ने कहा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और रिकार्डो ने
डेविड रिकार्डो ने इस बात को साबित किया विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल है कि कोई देश कई वस्तुओं का उत्पादन करने में दूसरे देश से अच्छा हो, लेकिन और कोई देश कई वस्तुओं के उत्पादन में या कम से कम दो वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश से पीछे हो, दोनों में पीछे हो। पहले वाले देश के लिए हितकारी ये होगा कि वो उस वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसकी तुलनात्मक श्रेष्ठता अधिक है, और दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसका पिछड़ापन कम हो। ऐसी कंडीशन में दोनों कंट्रीज को लाभ होगा। इस आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। यह भी एक बात है कि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हुई, ज़रूरतों का एक दायरा पूरा करने का दायरा बढ़ गया। इंटरनेशनल ट्रेड के इस सिद्धांत पर दुनिया के तमाम कंपनियां और यूरोप के देश दुनिया में गए और वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिसको फ्री ट्रेड उन्होंने कहा। ये फ्री ट्रेड इसका केवल बास्केट बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता, इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है कि इससे क्या समाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो अब दो देश हो गए, एक तरफ डेवलप्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और दूसरी ओर कंपैरेटिवली पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के सामने ये समस्या खड़ी हुई कि क्या इस इंटरनेशनल ट्रेड से गरीबी निवारण में कुछ मदद मिलती है, क्या इस इंटरनेशनल ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इस संदर्भ में विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई। और यहाँ से मैं गांधी का उल्लेख शुरू करूं कि 1920 के आसपास गांधी जी ने ये देखा कि जो हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स हैं दे आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव। उस समय जो एक्सपोर्ट आइटम थे इंडिया से वो थे जैसे बागान, रॉ मटेरियल, माइनिंग के बारे में अगर आप कुछ साल पहले ये जो छोटा नागपुर का इलाका है अगर आप इसमें देखें तो बड़ी छोटी सी नैरो गेज की लाइन बिछाई गई थी टू कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मिनरल्स। तो वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। गांधी जी ने ये कहने का प्रयास किया कि जो कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रक्शन करता है। नॉर्मल केस में होता ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन जब कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट नाशक होता है, न कि एम्प्लॉयमेंट सृजक। दूसरी ओर अगर एक्सपोर्टेबल आइटम्स या द आइटम्स बीइंग एक्सपोर्टेड यदि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो गांधी जी ने 1920 के आसपास यह कंक्लूड किया कि डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में है वो एक्सपोर्ट करें और डेवलपिंग कंट्रीज में
इससे एम्प्लॉयमेंट नष्ट हो रहा है। इससे मिली जुली बात एक इंटरनेशनल ट्रेड में ही लियोनटिफ पैराडॉक्स कहलाता है या लियोनटिफ एनॉमली कहलाती है। लियोनटिफ ने ये कंक्लूड किया कि ये जो प्रेजेंट ट्रेड का इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज बट नेट एम्प्लॉयमेंट लॉस करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। के.एन. राज साहब एक बड़े सीनियर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी ये कंक्लूड किया कि लिमिटेड एक्सपोर्ट से इकोनॉमी को काम करना चाहिए। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यह जोर देती है कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ना चाहिए। तजुर्बे ये कहते हैं कि इस एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोसेस में एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेबर इंटेंसिव होने की बजाय कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये गांधी जी की जो बात है, ये तो प्री इंडिपेंडेंस की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एक्सपोर्ट हमारा हुआ, उस एक्सपोर्ट बास्केट में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं बल्कि कंज्यूमेबल्स गए, लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनी। जो हमारा इंपोर्ट हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट पहले हम कैपिटल गुड्स का करते थे। कैपिटल गुड्स माने द गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमेबल्स। और तो हम कंज्यूमर गुड्स के बजाय कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने लगे, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करने लगे, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कहते हैं, पहले हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन चीज़ों का जो एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट आइटम हमारे डाइवर्सिफाई हुए, बट उनमें से कई एक्सपोर्ट आइटम ऐसे हो गए जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बने, न कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बने। लिहाजा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल की उम्मीद की जाती थी। इसके प्रतिपक्ष में इकोनॉमिक्स ऑफ स्वदेशी आती है। स्वदेशी इकोनॉमिक्स ये कहती है, स्वदेशी इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट, इसके 3 इंग्रेडिएंट हैं। पहला इंग्रेडिएंट तो ये है कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है, अगर वो इंटरनल कोलैबोरेशन जो दूसरा देश है, अगर उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रहा है, तो वो फॉल्स है। दूसरा ये उसका इंग्रेडिएंट है कि डेवलप्ड कंट्री का जो एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक्सप्लॉयटेटिव है। एक्सप्लॉइटर को हम नो नहीं बोल पाते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल कंपल्सन्स। और तीसरा ये है कि हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए हमें, माने डेवलपिंग कंट्रीज को। दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं स्वदेशी इकोनॉमिक्स। नॉन कोऑपरेशन, दूसरा ये कि अगर उनका एक्सपोर्ट हमारे को एक्सप्लॉइटेटिव है तो हमारा लॉस हो रहा है,
इसी यही बात इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे भी लागू होती है। इस तर्क के आधार पर एक बात और आती है कि देखिए, हमने जो अभी कहने की कोशिश किया कि स्वदेशी इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जो समाज का इलीट क्लास होता है, जो समाज का इलीट क्लास जिसका जीवन एफ्लुएंस में चल रहा है, जिसकी लाइफ स्टाइल कंजम्पशन ओरिएंटेड है, वो इस प्रोसेस का यदि विरोध नहीं करेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में, इस दशा में जो समाज का इलीट क्लास है वो इंटरनेशनल इलीट क्लास के संपर्क में होता है, वहाँ भी वही स्थिति है। ऐसी दशा में हम नो नहीं बोल पाते, वी डोंट डेयर टू से नो। तो फिर इसलिए स्वदेशी की बात हमारे मन में होते, हम ये जानते हैं कि द आइटम्स बीइंग इम्पोर्टेड आर नॉट बेनिफिशियल टू द नेशन, टू द सोसाइटी एंड टू अस, तब भी हम उस आइटम को नो नहीं बोल पाते। इसमें मुख्य आधार होता है उस क्लास का जो मुखर भी है। ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जो एडॉप्ट करती है, जो आपने कहा उसको वो एडॉप्ट करेगी। बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो इफेक्ट डालती है। तो जो इफेक्ट डालने वाली पॉपुलेशन है वो साइलेंट है, हम नो नहीं कह पाते हैं। ऐसी दशा में इस स्थिति में स्वदेशी का संबंध एक और बात से जुड़ता है, वो है पैट्रियाटिक एस्पेक्ट, देशभक्ति का एस्पेक्ट। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो एक और तो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन की बात है टू द पूरर नेशंस, और दूसरी ओर बात आती है देशभक्ति की। जब देशभक्ति की बात आती है तो वो जो इलीट क्लास है वो भी इसमें जुड़ जाता है। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत पर उतना नहीं जुड़ता जितना देशभक्ति की बात आ जाती है उस पर जुड़ता है। इसलिए स्वदेशी की बात में दो बातें जुड़ गई। नंबर 1 देशभक्ति पैट्रियाटिज्म, और दूसरा जुड़ गया एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन जो प्योरली इकोनॉमिक्स से। गांधी जी ने, मैंने आपसे निवेदन करने की कोशिश किया कि सन 1920 के आसपास से ही यह बात कहने लगी थी और इस बात को जिए भी। इसके बाद उन्होंने जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए और बनारस में जब उन्होंने व्याख्यान दिया और फिर इलाहाबाद में 22 दिसंबर को जब उन्होंने व्याख्यान दिया, तो वो स्वदेशी पर दृढ़तापूर्वक वहाँ भी संकेत किया, यहाँ भी संकेत किया, और मद्रास में जब वो मिशनरीज कॉन्फ्रेंस में बोले तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई देखिए, स्वदेशी एक भावना है और ये भावना ये है कि हम दूर के बात को छोड़कर नज़दीक की बात को प्रोत्साहित करें। पड़ोसी का धर्म है। सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस सामान को खरीदें, उस वस्तु को खरीदें जो हमारे पड़ोसी ने बनाई है। पड़ोसी धर्म है, इसको कई लोगों ने पड़ोसी धर्म कहा। अब दूसरा उन्होंने कहा कि यह
जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं, अगर उसका देश में विकल्प तैयार हो सकता है तो विकल्प तैयार ही किया जाना चाहिए। एक बात गांधी जी ने मद्रास में इस बात को रखा कि जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं, अगर उस वस्तु का विकल्प देश में तैयार किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि वो जो वस्तु बनेगी विकल्प में, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बननी चाहिए, क्योंकि रोजगार बढ़े। और तीसरी बात ये कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से न बन सके तो उस वस्तु को हमें छोड़ देना चाहिए, यानी नो ट्रेड। इट मीन्स नो ट्रेड। जब आप छोड़ देंगे तो इट इज सिचुएशन ऑफ नो ट्रेड। तो गांधी एडवोकेटेड कि अप टू ए लिमिट अगर हम स्वदेशी का पालन करेंगे तो हमें नो ट्रेड की दशाएं भी फॉलो करनी पड़ेगी, उस हालत को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दो बातें कही। पहला ये कि कंट्री को ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए कि नो ट्रेड की कंडीशन में भी लॉन्ग पीरियड में वो अपने को सर्वाइव कर ले। और दूसरा, अगर वो अपने को सर्वाइव नहीं कर पाता, नो ट्रेड की कंडीशन में अगर वो इतनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाता है तो उसके जो नुकसान होंगे उसको आप झेलने के लिए तैयार हों, तब तो आप स्वदेशी का अनुपालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तर्क के आधार पर गांधी जी ने स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। और देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बात तो तभी से चल पड़ी थी, लेकिन बंग भंग को बहुत क्रूएलिटी से दबाया गया था, बट जो मेन जिसको गांधी जी ने ये कहा था कि ये तो जब बंग भंग हुआ तो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने उसमें लिखा इंडियन ओपिनियन में कि ये तो ब्रिटिश एम्पायर के दो टुकड़े हो गए, ब्रिटिश एम्पायर की जहाज में दो टुकड़ा हो गया। और वही या तो 1857 की बात या बंग भंग आगे की लड़ाई का बहुत बड़ा आधार बना है। जो अब प्रश्न ये बनता है कि जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो गांधी जी लगातार ही एडवोकेटेड फॉर स्वदेशी। देश में बनना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए, नहीं बनता है तो उसके बिना हम काम चलाएंगे। इस बात का उल्लेख उन्होंने हिंद स्वराज में भी किया, जब उन्होंने कहा कि हमारी देव मूर्तियाँ जर्मनी से बनकर आती हैं, हम उसको छोड़ देंगे, हम जब तक आलपिन हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक बिना आलपिन के काम चलाएंगे। उन्होंने कहा हम झाड़ फानूस को आग लगा देंगे, हम जो हमारे पास है उसके साथ हम जिएंगे। ये उन्होंने कहना चाहा, और इसमें जब देशभक्ति का फुट जुड़ा तो इट बिकेम मोर पावरफुल। 1930 में जब मंदी आई, 29 से 33 की जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, ग्रेट डिप्रेशन में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट धूमिल हो गया। फ्री ट्रेड डिमांड क्रिएट करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मंदी आई। 1929-33 के बाद ही जॉन मेनार्ड केन्स एक बड़े प्रमुख अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने ये एडवोकेट किया कि भाई रिस्ट्रिक्शन भी लगना चाहिए। और सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते तमाम मुल्कों ने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अख्तियार किया।
जब हम आज़ाद हुए तो हमने भी, हमारे यहाँ भी मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट 1948 में रखा गया। और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये था कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं, एक तरफ स्टेट का रोल होगा और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा। 1954 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव का नाम है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी कैसी होगी, सोशलिज्म नहीं होगा लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न होगा। ऑन दैट बेसिस सेकेंड 5 ईयर प्लान में फिर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित हुई एंड इसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत महत्व दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को लगातार कम किया गया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बहुत महत्व दिया गया। मैं समझता हूँ कि यह इसलिए हो रहा था कि शायद स्वदेशी, जैसा ये कह रहे थे कि स्वदेशी के बहुत सी मीनिंग होने लगी, तो उस समय शायद ये सोचा जाने लगा कि जब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो स्वदेशी का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी अख्तियार की, इट वाज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्स कहाँ से जाता है? रिसोर्स आता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर से। वी आर द टैक्स पेयर, हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम अपनी मीगर इनकम में भी बचत करते हैं। देखिए 1929-30 में ये जो अल्प बचत वाला आदमी है, जो भारत की विरासत है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम कॉमन मैन कहते हैं। ये कॉमन मैन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी के बलबूते इकोनॉमी ठहर जाती है। 1929 से 33 में इंडिया में उतनी उथल पुथल नहीं हुई जितनी डेवलप्ड कंट्री में हुई। और एक घटना आपको याद होगी, 2008 और 2010। 2008 और 10 में बड़े बड़े धाराशायी हो गए। कहते थे ना कि दे आर टू बिग टू फेल, लेहमन ब्रदर्स, टू बिग टू फेल, दे फेल। और इंडिया में 1908 और 1910 ऐसा निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन था पीछे? कॉमन मैन था। वो जो हम जो दिन भर में 100 रुपया कमाते हैं, तो हम 10 रुपया उसमें से बचत करने की कोशिश करते हैं। हम 10 रुपया कमाते हैं, हेड लोडर हैं, हम 10 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया हम उसमें से बचत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉमन मैन है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो बचत करता है, इट गोज टू फाइनेंस capital intensive sector and it finances centralized production also. जो सेंट्रलाइज्ड प्लेसेस हैं आज आपके देश में, उन प्रोडक्शन के, उनको फाइनेंस किसने किया है? हमने किया। गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि हमारा तो रिसोर्स जा रहा है, चाहे वो लग्जमबर्ग जाए या दूसरी जगह जाए, उल्टा नहीं संभव हो पाता। जो रिसोर्स हम सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन के प्लेसेस को अपने पसीने से निकाल कर देते हैं, उसकी वहाँ से वापसी नहीं होती है। उनका जो सरप्लस होता है, वो सरप्लस फिर से वो रूरल एरिया में या लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नहीं आता। यही बात जब बड़े कारखाने लगते हैं, तो उन बड़े कारखानों की कैपिटल कास्ट स्काई छूती हुई होती है। वो सरप्लस जनरेट नहीं कर पाते, या जनरेट करते भी हैं तो वो रिसाइकिल होकर के उस रूरल एरिया में नहीं पहुंचता है जहाँ से हो गया है। इसलिए डिफरेंस बढ़ता चला जाता है।
तो गांधी जी ने इस बात को बहुत कायदे से रखा कि जो कॉमन मैन है, चाहे वो 1929 से 35 में, चाहे 2008 से 10 में, चाहे वो ऑयल शॉक्स के टाइम में, ऑयल शॉक्स जब हुए तब भी कॉमन मैन ने ही सहारा दिया, या सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शंस के टाइम में, जब पहली बार लॉर्ड बुद्धा स्माइल्ड 74 में जी, तो क्या हुआ, तारापुर का संयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति बंद हो गई। जब दूसरी बार लॉर्ड बुद्धा स्माइल, तब भारी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा। लेकिन ये सब जो यहाँ का जो सामान्य जन है, वो इतना बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपको सप्लाई कर देता है। तो जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने रखा, उसके शायद उसी के परिप्रेक्ष्य में रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अख्तियार की गई। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में एक तो वेरी हाई रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, 300% तक इम्पोर्ट ड्यूटी थी। कैनलाइजिंग एजेंसी थी, कई सामान ऐसे थे जो केवल कैनलाइजिंग एजेंसी के थ्रू आते हैं। आप 1956 से 70 का पीरियड देखिए, कई सामान ऐसे थे जो केवल उसका कोटा होता था, परमिट होता था कि इतना ही आएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि हम गांधी की लाइन पर नहीं चले, लेकिन हमने इस पॉलिसी को फेल कर दिया। गांधी की लाइन पर नहीं चले। गांधी की लाइन तो ये थी कि ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होना चाहिए, कैपिटल इसमें कम लगनी चाहिए, लेकिन हमने कैपिटल इंटेंसिव कारखाने लगाए, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, सलेम, भेल एक्सेट्रा। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भिलाई का कारखाना इतना बड़ा है कि अगर अब मैं उसको नहीं देख सकता हूँ, मतलब इतना भीम काय है कि अब उसको देखने में तकलीफ होगी, हार्ट को, इतना बड़ा है। तो अब वो जो हमने रिसोर्स दिया, वो बना तो देश में, सामान बन रहा है इंडिया में, लेकिन ये ना उसको कहिए कि वो कम स्वदेशी का बात है। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की वकालत न की हो। उन्होंने ये कहा था कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, जिसको उन्होंने रूरल इंडस्ट्री कहा था, रूरल इंडस्ट्री डज नॉट मीन द इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया। जैसे कुमारप्पा साहब ने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस में इस बात को बहुत अच्छा लिखा है। ये आनंदी साहब ने जो लेख लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होगी, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, जैसी कुमारप्पा साहब ने लिखा। तो ये लेबर इंटेंसिव नहीं हुई, और लेबर इंटेंसिव न होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। हम दोष दे रहे हैं उस बात का, और फिर 1991 आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्स क्रंच हो गया, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रही नहीं गया। हमने 46 टन सोना गिरवी रखा 90 और 92 में, 46 टन फॉरेन एक्सचेंज आया, इकोनॉमी ओपन की गई। तो हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि गांधीयन अप्रोच को हमने उस रूप में नहीं प्रस्तुत किया जिस रूप में गांधी जी चाहते थे। एक प्लान जरूर बना 78 to 83। गांधी जी ये कहते थे कि वी कैन नॉट प्लान फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लंबे पीरियड के लिए हम प्लान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर में जो फ्यूचर के बारे में
दो बात सत्य होती है ना, कि एक तो अनिश्चित है, अनिश्चित है। यदि डार्क है या ब्राइट है ये तो दूसरी बात है, लेकिन अनसर्टेन है। तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं, उस अनसर्टेनिटीज के कारण वी कैन नॉट प्लान फॉर ए लॉन्गर पीरियड, वी कैन प्लान फॉर द प्रेजेंट। और जो प्रेजेंट के लिए जब प्लान करेंगे तो यह बात, जब गवर्नमेंट बनी जनता सरकार, जनता सरकार जब बनी तो प्लानिंग प्रोसेस वाज चेंज। और वो प्लान जो थी उसका नाम था रोलिंग प्लान, ROLLING, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 5 ईयर प्लान नहीं था, एनुअल प्लान था। उसमें ये था कि 1 स्टेप एट 1 टाइम। और आपको ध्यान होगा कि ए नंबर ऑफ आइटम्स वेर रिजर्व्ड फॉर VSI सेक्टर। तमाम VSI सेक्टर के लिए आइटम्स रिजर्व किए गए थे। वो उस पीरियड में बढ़े भी थे, बल्कि ये कहा जाने लगा था कि गांधीयन एलिमेंट इज बीइंग इंजेक्टेड इन प्लानिंग प्रोसेस। उस समय बहुत से ऐसे कार्यक्रम चले जो गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए बने थे, जैसे फूड फॉर वर्क, अंत्योदय, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये उस समय चले जब वो जनता सरकार के पीरियड। लेकिन 80 में फिर प्लान बदल गया। 80 में जब प्लान बदला तो फिर से वही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। जब हम कैनलाइजिंग एजेंसी बंद किए, जब हम इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिए, जब हम कोटा और परमिट की बात ख़त्म कर दिए, तो इंपोर्ट भारी मात्रा में आने लगा और तमाम इंडस्ट्रीज में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंजूर कर दिया गया। ये जो बड़े कारखाने, ये मेरा इन्होंने, आनंदी साहब ने एक लेख छापा था 2020 में स्वदेशी पर, मैंने उसी से पढ़ के कुछ हिम्मत किया कहने की। 2020 में छापा था, कोरोना के बाद, कोरोना के पीरियड में। तो जो कोविड-19 था उस पीरियड में जो स्मॉल स्केल सेक्टर था, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने तमाम मजदूरों के लिए अपना सीना खोल दिया, और जो ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सेक्टर था उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। आपको ध्यान होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज चल पड़ी, उनको खाना नहीं मिला, बड़े कारखानेदारों ने खाना नहीं दिया या रहने की सुविधा नहीं दिया, चल पड़ी। बच्चे चल पड़े, महिलाएं चल पड़ी, बूढ़े चल पड़े। उनको शरण किसने दिया? उनको शरण दिया उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने, जिसको गांधी मजबूत करना चाहते थे थ्रू स्वदेशी। यहाँ पर यह नहीं कहा जाना चाहिए, यह नहीं कहा जाना चाहिए कि स्वदेशी ने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ सामान भद्दा है, हल्का है, लेस अट्रैक्टिव। आप आज जिस अच्छे सामान का उदाहरण देंगे वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो मेहरौली का लौह स्तंभ हो, चाहे वो कुम्हार का, कुम्हार माने पटना, पटना में जो राजधानी में जो पाटलिपुत्र की राजधानी में जो खंभे थे बिल्डिंग्स के, उनमें जो पॉलिश है वो आज भी चमक रही है, चाहे वो बंगाल में ढाका में बनने वाला मस्जिद हो, वो सब स्वदेशी थे। आप, मैंने एक दिन और इस बात को कहा था कि लॉर्ड कर्जन साहब ने ये प्रयास किया कि हम ताजमहल का जवाब लिख देंगे। उनकी वाइफ जब ताजमहल को देखने गई तो उसने उनको कहा कि तुम यू कम एंड सी,
उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब लिख देंगे। उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल उन्होंने बनाया कलकत्ता में, उसी पैटर्न पर बनाया, दुनिया से इंजीनियर बनाया, आई मीन टू से, परंतु वो जवाब नहीं लिख पाए। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि गांधीयन सिस्टम को आप गांधी को अव्यवहारिक कहके या गांधी को एक फकीर कहके या उनकी उस बात को आप नकारिए नहीं। स्वदेशी अब भी वैलिड है। आजकल एक दिन यहाँ पर आदरणीय पांडे जी ने ये कहा था कि भाई अगर राजनेता अगर इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। आजकल आप जगह जगह देख रहे हैं कि देयर इज ए स्लोगन, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। इसको अब यहाँ पर दो इशू खड़ा हो रहा है। एक इशू ये खड़ा हो रहा है कि गांधीयन स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे या जो देश की सीमा में बना है उसको स्वदेशी मानेंगे। जो देश की सीमा में बना है वो भी भारत में बना हुआ है। और एक पॉइंट गांधी जी हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें उसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। मैंने आपसे कहा ना कि वो उसका भी सपोर्ट किए, उसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है जिसका प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, यानी लेबर इंटेंसिव मास एम्प्लॉयमेंट को अगर आपका प्रोडक्ट बढ़ावा दे रहा है तो वो स्वदेशी में आएगा। अगर वो प्रोडक्ट मास एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा, यानी ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है इट आल्सो रिक्वायर्स मशीनरी। अगर उस मशीनरी से लेबर इंटेंसिव सेक्टर सशक्त हो रहा है, आज एक विरोधाभास है। आपने कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में कैपिटल गुड्स बनाया लेकिन कैपिटल गुड्स को एब्जॉर्ब करने की लिमिट आ गई। यू सी द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर आज मशीन बेस्ड होता जा रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो विनोइंग हो, चाहे प्लाइंग हो, चाहे हार्वेस्टिंग हो, चाहे थ्रेसिंग हो, मशीनरी बेस्ड होता जा रहा है। लेकिन वहाँ भी उसकी एक लिमिट है। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है या जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है या जो एग्रीकल्चरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का एक पक्ष है और भारत में बना हुआ को स्वदेशी मानना एक दूसरा पक्ष है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने महलनबीस मॉडल में भी दो बात थी। एक तो ये था कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ाया जाए लेकिन जो मास कंजम्पशन गुड्स हैं, मास कंजम्पशन गुड्स को स्वदेशी के आधार पर लेबर टेक्नोलॉजी से बढ़ाया जाए। महलनबीस मॉडल पर ही सेकेंड 5 ईयर प्लान और बाद की कई योजनाएं बनी। ऐसा नहीं है कि जो समाज का एक टार्च बियरर क्लास है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपनी बात कहता है और हार्ट से बोलता है, माइंड से भी बोलता है, अपनी बात कहता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट आता है तो आपने उन चीज़ों को डे रिजर्व कर दिया जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थी, आपने उसको डे रिजर्व कर दिया। अब क्या हुआ है, चाहे भुजिया है वो भी बड़ा कारखाना बना रहा है, चाहे साबुन है वो भी बड़ा कारखाना बना रहा है। गांव से अब आज की स्थिति में वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स,
आप इलाहाबाद से बनारस तक जाइए, आप जितनी दुकानें देखेंगे दे आर सेलिंग यूनिट्स, नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सेप्ट भदोही का कार्पेट। आप कुछ बना नहीं रहे। अब पहले क्या था? पहले हर घर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, हर घर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, चाहे छोटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो चाहे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग। अभी भी कुछ इलाके हमने देखे हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर एक घर है, एक किनारे पर करघा रखा हुआ है। आपके इलाके में कोई करघा अब नहीं है। तो अब हम सेलिंग यूनिट जैसे हमको दुकान करना है तो दुकान हम क्या कर रहे हैं? दुकान माने सेलिंग यूनिट कर रहे हैं। तो जब इससे इनकम जनरेशन में गैप बढ़ गया। गैप इसलिए बढ़ गया क्योंकि स्वदेशी के आधार पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी न होने के कारण गांव में काम खत्म हो गया, वीरान हो रहे हैं। आपको लेबर मिलेगा लेबर सेंटर पर, लेबर मिलेगा लेबर सेंटर पर, और वहाँ पर जो बड़े लेबर सेंटर्स हैं वहाँ पर जो लेबर है वो इनकम गांव लाता भी नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों से बात किया जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, NRI हैं। मैंने हल्के से पूछ लिया, कुछ पैसा भेजते हो साल भर में इंडिया में? उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं। कईयों ने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं देते। यही बात जो मैंने आपसे उल्लेख किया कि गांधी जी ने कहा कि चाहे वो लग्जमबर्ग जा रहा हो या बंगलौर जा रहा हो, गांव की स्थिति तो वंचित की स्थिति हो गई। वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, बाहर से भी पैसा वापस नहीं आ रहा है, बल्कि इंडिया से जा रहा है। ऐसी हालत में जो ट्रू स्वदेशी की बात है, जो ट्रू स्वदेशी की बात है, जिस पर उल्लेख KN राज साहब ने किया, गांधी जी ने किया, मोहल्लनबीस ने किया, रानाडे साहब ने किया, रमेश चंद्र दत्त जी ने किया, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें लेबर लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है वो कंजम्पशन इक्वलाइजेशन की है। कंजम्पशन इक्वलाइजेशन के मामले पर हम ही आप में विरोध हो जाएगा। हम आप ये कह देंगे कि मिस्टर त्रिपाठी बिना AC के काम नहीं चलेगा। आप ही कह देंगे मिस्टर त्रिपाठी बिना AC कार के, बिना स्काई राइजिंग बिल्डिंग के काम नहीं चलेगा, बिना पेंट हाउस फ्लैट के काम नहीं चलेगा, नहीं काम चलेगा। आप ही कहें, हम ही में जो कंजम्पशन इक्वलाइजेशन का जिस दिन पॉइंट आएगा उस दिन हमारे आपके अंदर भी विरोध हो जाएगा। और स्वदेशी के इम्प्लीमेंटेशन में कंजम्पशन इक्वलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कंजम्पशन इक्वलाइजेशन पर हमें मतभेद हो जाएगा तब हमें इसी स्वदेशी के मॉडल को मानना पड़ेगा कि बाहर से की कंपनी भी इंडिया में बना रही है तो इंडियन हो गया, क्योंकि हम कंजम्पशन इक्वलाइजेशन झेल नहीं पाएंगे। हम इस कदर अब उस लाइफ जिसको मैंने उस दिन कहा था ना कि इट इज़ नॉट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉम्प्लेक्स जब आप उपभोग प्रधान इश्यू पर डेवलप करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है, हाई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जिस तरह का कंज्यूमरिज्म इस समय प्रभावी है एक छोटी सी क्लास में, वो अगर आप कभी आनंद विहार से आगे जाएं तो बगल में कई पहाड़ बन गए हैं प्लास्टिक के कूड़े की, कई पहाड़ बन गए। और तो और आपके यहाँ इस बंद रोड के गंगा जी के बगल में जो कूड़ा है वो कूड़े पर ही तो बना। जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ, लेकिन यहाँ पर
फिर कंजम्पशन इक्वलाइजेशन की बात है। तो गांधी एडवोकेटेड फॉर कंजम्पशन इक्वलाइजेशन, आप उसके लिए तैयार होंगे तब तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट चलेगा, वरना आपको ये मानना पड़ेगा कि जो बाहर की कंपनी इंडिया में बना रही है वो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट। आई होप, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने एक मित्र ना कहें बल्कि बड़े आदमी को बहुत मित्र भी नहीं कह सकते, विक्रम चंद्र गोयल साहब से निवेदन किया था, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कि वो अगर जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा है, शायद जुड़ गए हों। उन्होंने उनकी बहादुरी ये है कि उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया था। स्ट्रक्चरल चेंज यानी जो पुलिस भर्ती और प्रमोशन के जब वो इंचार्ज थे, उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोग पढ़ने लगे और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के प्रति सचेत हो गए और वो पढ़ने लगे। फिर बाद में वो वाइस चांसलर रहे चंद्रशेखर CCU के, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, बहुत अच्छे सधे लेखक हैं, बहुत अच्छे सधे लेखक हैं, आई वेलकम हिम एंड गोयल साहब आपको नमस्कार, और आप जुड़ गए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और मेरी आपका आभासी दर्शन हो गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू स्वराज विद्यापीठ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपसे मेरी भेंट हो गई। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के बारे में, गोयल साहब मतलब कई बड़े लोगों के पीछे बड़ी महिलाएं होती हैं। मिसेस गोयल जो हैं उनको कभी मैंने अपने शरीर पर किसी भी मेटल से अपने शरीर को बोझिल करते हुए नहीं देखा। और जो सादगी का सौंदर्य है वो इनके पीछे रहा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर VC गोयल। वो एक बात ज़रूर शिकायत है कि इलाहाबाद की कल्चर कुछ ऐसी है कि यहाँ जो आता है वो इसको छोड़ता नहीं। गंगा जमुनी संस्कृत हम लोग कहते हैं, साहित्यकार, बड़े साहित्यकार बैठे हैं। वो साहब कुछ इलाहाबाद के प्रति ऐसा लगता है तटस्थ होते गए और दूरी बनाते गए, अभी भी देरी नहीं हुई है। वी रिक्वेस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी हेयर इन इलाहाबाद। आपका ऑब्जर्वेशन सुनते आई शेल बी वेरी हैप्पी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल। विद्वत्तापूर्ण भाषण जो है पाठी जी ने दिया है। मैं अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ जो स्वराज के अर्थशास्त्र के बारे में बहुत अधिक कुछ जानता हूँ, पर क्योंकि मुझसे कुछ कहा गया है तो मैं कुछ और कहना चाहूँगा। स्वराज के जब अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो कहीं न कहीं पूरी बात जाकर इससे जुड़ जाती है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा सोच रहे हैं। एक बात जो थी बार बार त्रिपाठी जी ने कही, जो इंटरडिपेंडेंस की थी, तो जहाँ हम इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं वहाँ पर जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या सोशल सिस्टम हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अगर ऐसा न होता तो जो बात श्री प्रकाश जी कह रहे थे या जो बात आप कह रहे थे वो सच न होती।
कि किसी से न कहा जाता कि 2.5 लाख रुपए का कुछ खरीद लाना वहाँ से, क्योंकि कहीं न कहीं पर वो जो अर्थव्यवस्था है वो राजनीति से जुड़ जाती है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि हम स्वदेशी कंपनियां यहाँ पर कहते ज़रूर हैं, पर वो पैसा बाहर चला जाता है, उस तरफ भी शायद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं जिस अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं वो एक विशेष प्रकार का विचार है। वो विचार है स्वराज के अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तब वो विचार ये है कि वो यही नहीं कि हम जो है अपना बनाया जो है सिर्फ उसका ही उपयोग करेंगे, लेकिन उससे बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के ही हैं और नंदी जी भी हैं, तो आप जानते ही हैं कि एडम स्मिथ और आपके विभाग के ही प्रोफेसर जे.के. मेहता साहब कि दोनों विचारों में, अर्थशास्त्र के विचारों में कुछ फर्क था। जब हम केवल एडम स्मिथ की ही बात कर रहे हैं या उपभोगवाद की ही बात कर रहे हैं और हमारा अर्थशास्त्र केवल उसी उपभोग से जुड़ा हुआ है, तो वही होगा जो हो रहा है और वो दिखाई पर देता है। दिखाई इस तरह से देता है कि एक ज़माने में हम कहा करते थे कि शिक्षा जो है वो कमाने के लिए नहीं होती, पर आज के जो बच्चे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा मिलते हैं, विश्वविद्यालयों में और दूसरे विद्यालयों में कम मिलते हैं। होता यही है कि ईसीसी से हमें फिजिक्स वाला मिल जाता है या खान साहब मिल जाते हैं पटना में। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो सबसे पहले कुछ एक विशेष प्रकार का मस्तिष्क बना रहा है, हमारे विचार बना रहा है। और अगर वो अर्थशास्त्र जो है वो स्वराज का होगा तो स्वराज जो है अर्थशास्त्र को बदलेगा, हमारे विचारों को बदलेगा और उसके अनुरूप अर्थशास्त्र बनेगा। वो उल्टा रहा है, अर्थशास्त्र हमारे विचारों को बना रहा है और वही विचार हमारे समाज को बना रहे हैं, वो समाज हमारी पॉलिटिक्स को बना रहा है। इस बात को शायद सोचने की ज़रूरत है कि जो ये कॉजल रिलेशनशिप है इसकी दिशा बदलने की आवश्यकता है। स्वराज का विचार जब तक हमारे अर्थशास्त्र को नहीं बदलेगा और अर्थशास्त्र जो है स्वराज को बदलेगा तो वही होगा कि स्वराज की नाम पर कमाई कर रही कंपनियां जो हैं वो विदेश में पैसा लगाएंगी, भारत में वो पैसा नहीं रहेगा। पर अगर स्वराज का विचार केंद्र में होगा, ऐसी कंपनियों का जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, तब वो स्वराज जो है वो यहाँ की सोचेगा, तब वो ये सोचेगा कि सामाजिक इक्वालिटी जो है वो महत्वपूर्ण है। वो यही रहा है कि हम बहुत 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 फख्र कर रहे हैं इस पे कि हिंदुस्तान में इतने सारे अरबपति हो गए हैं, इस वर्ष इतने सारे हो गए जिनकी कमाई इतनी हुई, और उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हम जो है विश्व गुरु हो जाएंगे। विश्व गुरु जो है कमाई करने से तो नहीं बनेंगे हम, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
इस बात को शायद सोचने की ज़रूरत है। हम इस बात पर भी जो है काफ़ी गर्व करने लगे हैं। जैसा दिखता है कि मुझे लगता है थोड़ा आश्चर्य होता है कि योगी जैसा व्यक्ति जो ऐसा कहेगा कि हमने इतना सारा FDI जो है वो यहाँ पर ले आए, यूपी में ले आए और हम इतने आगे बढ़ गए। ठीक है, हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की है, लेकिन हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है जुड़े रहे हैं। उसमें ये नहीं रहा है कि धर्म के आधार पर ही अर्थ रहा है और काम जो था वो भी कहीं न कहीं धर्म से और अर्थ से जुड़ा रहा। इस बात को शायद समझने की हमें आवश्यकता है। तो मुझे सिर्फ इतना ही मात्र कहना है कि शायद जो अभी घट रहा है उसके केंद्र में स्वराज का विचार नहीं रहा है, और क्योंकि स्वराज का विचार नहीं रहा है तो अर्थशास्त्र जो है वो पटरी से उतर गया है। अगर उसे पटरी पर लाना है तो स्वराज के विचार को केंद्र में लाना पड़ेगा और उसी को जो है अपने जितने भी तंत्र हैं, आर्थिक तंत्र हैं, उनका केंद्र बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो संभवतः हमारे तंत्र जो है वो स्वराज के विचार से जाकर जुड़ेंगे, हमारा अर्थशास्त्र जो है उससे जुड़ेगा। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से बद्री विशाल जी का, जो हर विषय पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। आपका बहुत नमस्कार।